अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान रशीद हूँ और आज का टॉपिक हमारा NFPA और फ्री एक्सेस टू NFPA है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं तमाम के तमाम खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगला जो टॉपिक होगा वो NFPA का होगा, तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। NFPA यानी नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। और टॉपिक में आज हम ये बात करेंगे NFPA है क्या और NFPA कब इस्टेब्लिश हुई थी, NFPA के कोड स्टैंडर्ड्स कितने हैं और असल चीज़ ये क्या है कि इसके कोड और जो स्टैंडर्ड्स हैं इसके अंदर मौजूद क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर मौजूद है और किस तरह से हम इनसे हेल्प आउट लेते हैं और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो NFPA फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ये जो है एक ग्लोबल सेल्फ फंडिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये तकरीबन 1896 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये डिवोटेड है कि फायर, इलेक्ट्रिकल या रिलेटेड हैजर्ड की वजह से जितनी भी डेथ्स होती हैं, जो इंजरीज होती हैं या इकोनॉमिकल लॉस होता है, ये इन तमाम को रोक सकें। और इसका तरीक़ाकार यही है कि जब ये कोड्स और स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं इसमें वो तमाम चीज़ें देखी जाती हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है कमेटी की और वॉलंटियर्स की, तकरीबन 8000 के करीब वॉलंटियर्स हैं जो उनकी कमेटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं और ये लोग बैठ के कंसेंसस के साथ कोड स्टैंडर्ड को डेवलप कर रहे होते हैं। और लाजमी बात है इसके अंदर वो तमाम प्रीवियस डाटा भी शामिल होता है या जो भी कोई इंसिडेंट होता है उससे जो लर्निंग होती है वो शामिल होती है और उसके बाद वो चीज़ हम तक पहुंचती है और अब जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट को गेन कर रहे होते हैं। तो NFPA के जो कोड स्टैंडर्ड्स हैं वो तकरीबन 300 हैं या 300 कोड स्टैंडर्ड्स की। इनकी सबसे अच्छी बात NFPA वालों की क्या है कि ये कोड स्टैंडर्ड्स जो हैं फ्री ऑफ एक्सेस NFPA की वेबसाइट पर मौजूद हैं। तो आज इसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको एक रेलिवेंट साथ में एक वीडियो भी बना के दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे NFPA की वेबसाइट पर जाएंगे और कैसे कोड्स को आप एक्सेस कर रहे होंगे। इसमें डिफरेंट कहना चाहिए ईयर्स के कोड्स हैं, कोई 5 साल पुराना है, कोई 3 साल पुराना है, तो जो भी लेटेस्ट कोड होगा आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं और 3, 4 या 5 ऑप्शन उसके अंदर मौजूद हैं। जो उससे पुराने वाले हैं वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। NFPA के कोड और स्टैंडर्ड जो है ये 2 लैंग्वेजेस में मौजूद हैं, एक इंग्लिश में है और एक स्पेनिश में है। तो ओवरऑल ये 2 लैंग्वेजेस हमारे पास मौजूद हैं जिसके थ्रू हम इनको देख सकते हैं और इनसे कहना चाहिए मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ कि कोड क्या है और स्टैंडर्ड क्या है। अगर हम कोड की डेफिनेशन लेते हैं तो जब भी कोई गवर्नमेंटल बॉडी जो है किसी भी किसी भी स्टैंडर्ड को एडॉप्ट करती है और उसको लीगली इन्फोर्स करती है, यानी कानूनी तरीके पे उसको इन्फोर्स कर देती है कि अब लोगों ने इसको एडॉप्ट करना है और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। या फिर जब भी ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है किसी भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कोई भी स्टैंडर्ड किसी भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो वो स्टैंडर्ड जो है वो कोड बन जाता है। तो जब आप इसको गो थ्रू करेंगे तो सबसे पहला वाला जो इनका कहना चाहिए कोड है NFPA 1 है। इसके बाद कहीं जाके आपको NFPA 30 मिलेगा, फ्लेमेबल और कम्बस्टिबल कोड वाला, और बाकी जितने भी होंगे बहुत सारे इसमें स्टैंडर्ड्स हैं और कुछ जगहों पे ये कोड के नाम से भी है। तो कोड का जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी वो कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी जो है वो इसको अडॉप्ट कर लेती है और इन्फोर्स कर लेती है लीगली तो वो स्टैंडर्ड जो है वो कोड बन जाता है। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड की अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन या गाइडलाइन देखेंगे तो सिंपली हाउ टू है, यानी आपने इसको कैसे इन्फोर्स करना है या आपने कैसे इसके ऊपर काम करना है। जैसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो ये बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं जो आपको बता रहे होते हैं और जो तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिज़ाइनर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए होती हैं और ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट दे रहे होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में या फिर ऑपरेशन के बारे में। डिज़ाइनर क्या करता है कि इन स्टैंडर्ड्स को लेता है और प्रोडक्ट को अपनी डिज़ाइन करता है और मैन्युफैक्चरर जो होता है वो उसको स्टैंडर्ड्स को लेता है और मैन्युफैक्चर करता है उस प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड। सो ये दोनों के दरमियान में डिफरेंस है कोड और स्टैंडर्ड का। तो NFPA के 300 से ज़्यादा कोड स्टैंडर्ड हैं और कुछ अगर मैं ज़बानी आपको बता दूं जो बेसिक सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं NFPA 1 है, NFPA फायर कोड है, इसी तरह से NFPA 10 है जो कि स्टैंडर्ड है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड, NFPA 11 है जो कि लो मीडियम और हाई एक्सपेंशन फोम के लिए है, NFPA 13 स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए है, NFPA 15 जो है वाटर बेस्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसी तरह से NFPA 20 जो है वो फायर वाटर पंप्स के लिए है, NFPA 22 जो है फायर वाटर टैंक्स के लिए है,
तो इस NFPA 30 जो है फ्लेमेबल कंबस्टिबल लिक्विड्स के लिए है। तो इसी तरह से बेतहाशा स्टैंडर्ड्स हैं और ये हमें बहुत अच्छे से और कोड्स जो हैं ये अच्छे से गाइड कर रहे होते हैं और उसमें से हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं या फिर हम इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस कर रहे होते हैं तो इसी गाइडलाइन के थ्रू हम तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं और इंश्योर कर रहे होते हैं कि हम इन NFPA कोड्स और स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप NFPA का कोई भी कोड खोलते हैं, अगर आप खासतौर पे ऑनलाइन जाते हैं, तो जैसे ही आप फ्री एक्सेस की तरफ जाते हैं तो पहला पेज जो खुलता है वो आपसे एक डिस्क्लेमर ले रहा होता है। डिस्क्लेमर क्या होता है? डिस्क्लेमर ये होता है कि वो चूंकि आपको फ्री एक्सेस वहां पर दे रहा होता है तो वो आपसे इंश्योर करवाता है कि आप इस NFPA का जो स्टैंडर्ड है या कोड है इसके किसी भी मटेरियल को आप प्रिंट नहीं ले सकते, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन को अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से आप देख सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफिशियली हार्ड फॉर्म में चाहते हैं तो फिर आपको NFPA से रुजू करना पड़ेगा और वहाँ से उस पर्टिकुलर कोड और स्टैंडर्ड को आपने परचेज करना होगा। अब ये चॉइस आपकी है कि आप उसको बुक फॉर्म में लेकर जाते हैं, लेना पसंद करते हैं, या फिर आप उसका PDF वर्जन लेना पसंद करते हैं। PDF वर्जन आसान होता है, उसमें सर्चिंग आसान होती है। अगर आप कहना चाहिए रिटन स्टैंडर्ड या कोड की तरफ जाते हैं तो फिर वो बुक फॉर्म में आता है, फिर उसको आपको मतलब डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये एक तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले उस डिस्क्लेमर को आपने एक्सेप्ट करना होगा। जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जी मैं इसका कोई इलीगल इस्तेमाल नहीं करूँगा और मैं इसको लीगल तरीके पे लेके चलूँगा, इसका कोई प्रिंट आउट नहीं लूँगा, इसकी कॉपीज़ नहीं करूँगा या वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आगे इसको पब्लिश नहीं करूँगा, तो ये तमाम चीज़ें हैं। NFPA हमें ये भी इजाज़त देता है कि हम लोगों की पब्लिक एजुकेशन के लिए यानी पब्लिक के लिए अगर हम उनके अंदर इस चीज़ को स्प्रेड करना चाहते हैं, इस इंफॉर्मेशन को कि NFPA के कोड स्टैंडर्ड हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, तो आप उसको ले सकते हैं और आप लोगों तक ये गाइडेंस आराम से पहुंचा सकते हैं। इसके बाद साथ साथ ये आपको पहली जो चीज़ बताएगा वो उसका ओरिजिन बताएगा। जैसे कि लेट्स सपोज NFPA 10 है, इस वक्त जो आज मैं आपको बेसिकली चीज़ें बता रहा हूँ वो NFPA 10 के बारे में होंगी। ये पूरी डिटेल मैं आपको नहीं बताऊंगा NFPA 10 की, उसके बारे में कभी दोबारा से हम एक व्लॉग कर लेंगे। लेकिन आज वाला जो अभी इस वक्त जो हम व्लॉग कर रहे हैं इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोड और स्टैंडर्ड्स जब आप ओपन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कितने सेक्शंस हैं। तो अगर मैं इस वक्त NFPA 10 की बात करता हूँ तो इसके अंदर तकरीबन 8 टॉपिक्स हैं। तो उन 8 टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं और वो कौन से चैप्टर्स हैं जो हर स्टैंडर्ड के अंदर ऑलमोस्ट कॉमन हैं। लेट्स सपोज के चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट कॉमन हैं। उसके बाद कोड और स्टैंडर्ड के हिसाब से किसी के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है, किसी के अंदर डिटेल थोड़ी कम है, तो वो चैप्टर्स ज़्यादा और कम भी होते हैं उसके अंदर। इसके साथ साथ वो आपको डिस्क्लेमर के बाद जो कहना चाहिए लॉ या रेगुलेशंस की गाइडलाइंस हैं, ये कॉपीराइट्स की चीज़ें हैं, वो आपको बताता है। तो मैं ओरिजिन और डेवलपमेंट की बात कर रहा था कि NFPA 10 जो है वो पहली दफ़ा जो इन्होंने इसको शामिल किया था स्टैंडर्ड फॉर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से, ये 1921 में उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। इसके बाद जब भी इसके अंदर कोई एडिशन आती चली गई तो उन्होंने उसको एक नए नाम के साथ कि NFPA 10 लेट्स सपोज के 1992 है, NFPA 10 2000 है, NFPA 10 2015 है। तो जैसे जैसे इसके अंदर मेजर चेंजेस आती हैं या कोई अपडेट आती हैं तो वो नए वर्जन के साथ आवाम के लिए वो अपनी वेबसाइट पे भी प्रेजेंट कर देते हैं फ्री एक्सेस के लिए, और अगर आपने उसको परचेज करना होता है ऑनलाइन जाके तो आप वो परचेज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो आप आगे चलेंगे तो वो आपको इंट्रोड्यूस कराएगा कि ये कोड और स्टैंडर्ड बनाते वक्त उनकी कितनी कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से थे, कितनी कमेटीज थी और उन कमेटी के अंदर मेंबर्स कौन कौन से थे, और ये तमाम वही कहना चाहिए एक्सपीरियंस लोग हैं और जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और उस फील्ड में काफ़ी उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है, और तमाम उस तरह के इंसिडेंट से या इंस्टॉलेशन से जो उन्होंने लर्निंग की है वो आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं और फिर उसके रिकमेंडेशंस को वो आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। चैप्टर 1 जो है इसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और इसके अंदर जो है आपको स्कोप बताएगा, पर्पस बताएगा, इसके साथ ही इसके अंदर जो कोड या स्टैंडर्ड के अंदर जो भी यूनिट्स यूज़ किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल के बार और PSI का आपको बता रहा होगा, इसी तरह से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आपको बता रहा होगा, इसी तरह से किलोग्राम और पाउंड्स का आपको बता रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं बात करूँ चैप्टर 1 की, तो इसका स्कोप या पर्पस जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन है, वो इसकी इंस्पेक्शन है, वो इसकी टेस्टिंग है, वो इसकी रीचार्जिंग है, इन तमाम चीज़ों के बारे में ये बता रहा होता है।
चैप्टर 2 की तरफ आते हैं तो चैप्टर 2 जो है आपको वो रेफरेंस पब्लिकेशन दे रहा होता है। रेफरेंस पब्लिकेशन से मुराद है कि इसके अंदर जितनी भी रेफरेंस इसने डाली हुई हैं जिस जिस अदर NFPA स्टैंडर्ड या कोड से या फिर इसके अलावा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये कहता है जनाब मैं जर्नल रेफरेंस ऑफ पब्लिकेशन आपको बता रहा हूँ, NFPA की जो रेफरेंस पब्लिकेशन है किस किस कोड से हमने मटेरियल लिया है या ये मटेरियल किस किस कोड के साथ भी रेलेवेंट करता है ये उसका बताएगा आपको। फिर कुछ अदर पब्लिकेशंस है वहाँ से इसने कुछ रेलेवेंसी इसके अंदर शामिल की है, या फिर कोई एक्स्ट्रा जो है ना रेलेवेंसी है या कोई मैंडेटरी सेक्शंस हैं उसके बारे में इस चैप्टर 2 में बता रहा होता है, जिसको हम रेफरेंस पब्लिकेशन कह रहे होते हैं। इसके बाद चैप्टर 3 है डेफिनेशन। डेफिनेशंस में ये जनरल डेफिनेशन दे रहा होगा आपको। डेफिनेशन जो है NFPA की ऑफिशियल डेफिनेशंस होंगी, फिर जनरल डेफिनेशन दोबारा से है, फिर इसी तरह से फायर एक्सटिंग्विशर की डेफिनेशन बता रहा होगा कि इस फॉर एग्जांपल क्लास A फायर एक्सटिंग्विशर है इसका क्या मतलब है, क्लास 2 है इसका क्लास B है इसका क्या मतलब है, क्लास C है इसका क्या मतलब है। तो ये तमाम चीज़ों की डेफिनेशन बता रहा होगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप किसी भी कोड या स्टैंडर्ड को जब आप खोलेंगे तो आप वहाँ पर जब आप इसके चैप्टर 3 में जाते हैं डेफिनेशंस के अंदर तो आपको बड़ी अच्छी और डिटेल में डेफिनेशंस दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर है उसके बारे में बता रहा होगा। अगर आप NFPA 13 खोलेंगे तो स्प्रिंकलर की डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में बता रहा होगा। आप NFPA 30 की तरफ जाते हैं तो कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल का या कंबस्टिबल या फ्लेमेबल का जो डिफरेंस है वो आपको बता रहा होगा। तो ये डेफिनेशंस भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो बीइंग अ फायर फाइटर, अगर आप नए हैं या फिर आप एक्सपीरियंस है तो आपको बड़ी ही स्पेसिफिक क्लियर डेफिनेशन जो है वो इस चैप्टर नंबर 3 के किसी भी NFPA को कोड स्टैंडर्ड को खोलेंगे तो चैप्टर 3 वो तमाम चीज़ों की डेफिनेशन आपको बता रहा होगा जो आपके लिए एक मैसिव लर्निंग का बाइस बनेगी। इसके साथ ही चैप्टर 4 की तरफ जाते हैं तो वो आपको जनरल रिक्वायरमेंट बता रहा होता है। अच्छा, चैप्टर 1, 2, 3 और 4 ये इसी तरह का सीक्वेंस तमाम के अंदर ऑलमोस्ट रेलेवेंट है। आप किसी भी कोड या स्टैंडर्ड को खोलेंगे तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 सिमिलर होंगे, एक जैसी चीज़ें आपको उसके बारे में बता रहे होंगे। ऑब्वियसली जो रेफरेंस पब्लिकेशन है वो डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह से डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आपको दे रहा होगा। चैप्टर 4 के अंदर आपको लिस्टिंग और लेबलिंग के बारे में बताएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट्स के बारे में बता रहा होगा आपको, इंस्ट्रक्शन मैनुअल के बारे में बता रहा होगा आपको, और ऑब्सोलीट फायर एक्सटिंग्विशर। हमें पता है कि बहुत सारे पुराने फायर एक्सटिंग्विशर हैं, फॉर एग्जांपल सोडा एसिड वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, इसी तरह से बहुत सारे CTC वाला फायर एक्सटिंग्विशर है। ये तमाम फायर एक्सटिंग्विशर जो कि ऑब्सोलीट हो गए हैं उनके बारे में भी आपको इस चैप्टर नंबर 4 के बारे में बता रहा होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से फायर एक्सटिंग्विशर NFPA जो है उसके हिसाब से ऑब्सोलीट हो चुके हैं तो आप जब उसको चैप्टर 4 को खोलेंगे तो ये सारी बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही होगी। चैप्टर 5 की तरफ जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, इस वक्त जो मैं आपको NFPA के कोड को कैसे पढ़ते हैं जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 10 के बारे में यानी कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में बता रहा हूँ। आप किसी और कोड को खोलेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ रही होंगी और मैं NFPA 10 को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि NFPA का कोई भी कोड या स्टैंडर्ड आप खोलते हैं तो हम उसको कैसे लेके चलेंगे और कैसे पढ़ेंगे उसके अंदर। सो चैप्टर 5 जो है उसके अंदर सिलेक्शन ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को आपने सेलेक्ट कैसे करना है, हैजर्डस एरिया में क्या है, कितने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर या किस क्वांटिटी किस वेट का फायर एक्सटिंग्विशर आपको इस एरिया के लिए ज़रूरत होगा। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में आपको बताता है। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर लेनी है तो आपको यहाँ से मिलेगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आप देखते हैं कि अगर बहुत सारी आप जगहों पे आप देखेंगे क्लास C फायर जो है वो नॉर्मली उसको गैस फायर के तौर पे दिखा रहा होता है, लेकिन NFPA जो है वो जब भी आप NFPA 10 को पढ़ेंगे तो वो आपको बताएगा कि क्लास B जो है उसके अंदर लिक्विड और गैसेस दोनों अमाउंट शामिल हैं और क्लास C को वो सेपरेट कर देता है एज ए इलेक्ट्रिकल फायर। इसी तरह से जब वो क्लास F की बात करता है तो वो फैट्स की बात करता है, वेजिटेबल ऑयल्स और फैट्स जो हम किचन में यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि क्लास K को ले रहा होता है वेजिटेबल ऑयल और फैट्स के तौर पे, जबकि आप अगर ब्रिटिश स्टैंडर्ड को लेंगे तो वो क्लास F कह रहा होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमें समझना होगा कि NFPA जो 10 है उसके हिसाब से क्लास A सॉलिड है, क्लास B में लिक्विड और गैसेस हैं, क्लास C में इलेक्ट्रिकल फायर है, क्लास D मेटल्स को बता रहा होता है और क्लास के जो है वो किचन फायर के बारे में बात कर रहा होता है। तो जब भी आप इन चीज़ों को देखेंगे या क्लासेस के हिसाब से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे फ़ौरन से देखते ही कि ये क्लास C इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा है, इसका मतलब ये NFPA 10 का स्टैंडर्ड है। अगर ये क्लास K की बात कर रहा है इसका मतलब ये किचन फायर की बात कर रहा है, ये NFPA 10 का स्टैंडर्ड है।
इसी तरह से इसके बाद वो आपको एक्सटिंग्विशिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम बता रहा होगा कि आपने किस तरह से एक्सटिंग्विश करनी है, उसका क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स क्या है, लो हैजर्ड क्या होते हैं, मीडियम हैजर्ड क्या होता है, हाई हैजर्ड क्या होता है। साथ में आपको उनकी डेफिनेशन भी बता रहा होगा कि लो हैजर्ड वाले एरिया कौन से हैं, मीडियम वाले कौन से हैं और हाई हैजर्ड कौन से हैं। और ऑब्वियसली आपको फायर एक्सटिंग्विशर भी उसके हिसाब से ही सिलेक्ट करने होते हैं। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक हैजर्ड है, इसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन है। ये तमाम चीज़ें चैप्टर 5 के अंदर वो कवर कर रहा होगा। चैप्टर जो 6 है उसमें इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है। इंस्टॉलेशन में आपको बता रहा होगा अगर आपको क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर जो है क्लास ए हैजर्ड के हिसाब से इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे, क्लास बी हैजर्ड, क्लास सी हैजर्ड, डी हैजर्ड, क्लास के हैजर्ड के हिसाब से कैसे इंस्टॉल करेंगे। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो अभी आपको यहाँ पे वीडियो में भी नजर आ रही होगी, यहाँ पिक्चर की फॉर्म में नजर आ रही होगी कि अगर एक फायर एक्सटिंग्विशर जिसका वेट 18 kg से कम है तो उसको जब आप कहीं पे किसी भी वॉल पे अगर आप उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उसकी ज़मीन से लेके उसके टॉप लेवल तक की हाइट कितनी होगी ये आपको बता रहा होगा। और अगर वही पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर उसका वेट अगर 18 kg से ज़्यादा है तो वो किस हाइट पे इंस्टॉल होगा। तो ये पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये स्पेसिफिक हाइट है जिस पे हमने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल करना है। आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्मली यहाँ पर हमारे मुल्क में इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा होता और बहुत सारी जगहों पर आपको पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रास्तों में रखे हुए नजर आएंगे जिसका अपना एक डिफरेंट हैजर्ड है जिसके बारे में भी हम डिटेल में बात नहीं कर रहे। इसी तरह से चैप्टर 7 जो है वो आपको बताता है कि इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और रिचार्जिंग, आपने इसकी इंस्पेक्शन कैसे करनी है। हर मंथ में एक दफ़ा इसकी इंस्पेक्शन हो जानी चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी है जो NFPA बता रहा होता है हमें। इसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड होज असेंबली की कंडक्टिविटी का टेस्ट भी बता रहा होता है जो बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज़ है। NFPA कहता है कि जो CO2 के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनकी जो असेंबली है, होज असेंबली जो है उसका कंडक्टिविटी टेस्ट होना चाहिए कि ये नॉन कंडक्टर है। इसके साथ होज स्टेशन की मेंटेनेंस है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की तरफ जाना है तो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, आप किस तरह से उसको मेंटेन कर रहे होंगे। इसके बाद रिचार्जिंग और एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स की बात हो रही है। इसके बाद प्रेशर गेजेस का आपको बता रहा होगा। इसके बाद प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ एक्सटिंग्विशर्स और उनका कन्वर्जन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर टाइप्स है, ये आपको इसके बारे में गाइड कर रहा होगा। मेंटेनेंस एंड रिचार्जिंग के बारे में आपको बता रहा होगा। फिर वेइंग स्केल्स के बारे में आपको बता रहा होगा कि अगर आपने उसको वे करना है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को उसका क्या क्राइटेरिया है। इसके बाद जब चैप्टर 8 की तरफ आते हैं तो आपको हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग बताता है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की। जैसे कि हमें पता है कि CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर है वो हर 5 साल के बाद उसको हाइड्रो टेस्ट होना चाहिए। इसी तरह से जो एक्सटर्नल कार्टेज वाले फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो 12 ईयर्स के बाद हाइड्रो टेस्ट होने चाहिए। तो एक लिस्ट है तमाम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स की, आइदर वो मेटालिक किस फॉर्म में है, वो स्टेनलेस स्टील का है, वो किसी और फॉर्म में है, तमाम के बारे में आपको बता रहा होगा। एक पूरा एक टेबल उसने दिया हुआ है। और हमें जब भी अपने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स की हम हाइड्रो टेस्टिंग की बात करते हैं तो फिर हमें NFPA 10 के चैप्टर 8 को फॉलो करना है। तो जैसे मैंने पहले कहा मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए रेफरेंस के तौर पर मैं बता रहा हूँ। और किसी भी NFPA कोड को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आखिर में आपके पास एनेक्सर आता है। एनेक्सर ए क्या होता है, ये एक्सप्लेनेटरी मटेरियल होता है। इसमें ये एक्चुअली कोड का हिस्सा नहीं होता लेकिन इसके अंदर आपको डिफरेंट पूरे इस कोड के अंदर जितनी भी चीज़ें थी उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं चैप्टर वाइज। सो कहीं ये एनेक्सर ए, एनेक्सर बी, सी, डी और ये लंबी लिस्ट है, कहीं कहीं ये H, I और J तक भी जाता है और हर चैप्टर के अंदर वो डिफरेंट चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो ये बड़ी ही डिटेल में आपको चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये जनाब अब तक का एक्सप्लेनेशन था जो मैंने आपको बताया कि आप किसी भी NFPA कोड है क्या, कितने टाइप के कोड्स हैं, कोड और स्टैंडर्ड के अंदर डिफरेंस क्या होता है, और हम जब इस कोड को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमारे पास आएंगी, कितने चैप्टर्स होते हैं, और बिल्कुल लास्ट में मैंने आपको NFPA 10 की कुछ एग्जांपल्स दी और आखिर में फिर मैंने आपको आखिर तक बताया कि जब चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं फिर एक एनेक्सर का सिलसिला आता है। वो एक्चुअली कोड का हिस्सा नहीं होता लेकिन वो उन्हीं तमाम चीज़ों को डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और आप इससे अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि NFPA के स्टैंडर्ड्स और कोड्स को आप कैसे पढ़ेंगे, उससे अपने लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करनी है उसे लेनी है वो किस तरह से लेंगे। इसके बाद अब दूसरी वीडियो जो है इसमें मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि NFPA की जो फ्री एक्सेस है
यानी कि आप किस तरह से एनएफपी की साइट पर जाते हैं और किस तरह से जितने भी कोड्स और स्टैंडर्ड्स हैं तमाम के साथ आप किस तरह से फ्री एक्सेस ले सकते हैं और इजीली हर लेटेस्ट कोड आप अच्छे से देख समझ सकते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। सो होपफुली कि ये आपके लिए बेहतर होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मैं आपको एनएफपीए फ्री एक्सेस के बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर वेलकम। और ये इस वक्त मैंने गूगल पे एंटर कर दिया है एनएफपीए फ्री एक्सेस लिखकर, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये पेज ओपन हो जाएगा मेरे सामने, और ये पहला जो आपको लिंक नज़र आ रहा है फ्री एक्सेस एनएफपीए कोड्स, मैं इसको क्लिक कर दूँगा। तो उसके बाद अभी एनएफपीए का पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा, और ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स है। तो मैं लिस्ट ऑफ एनएफपीए कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स को क्लिक कर दूँगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने पूरी एक डिटेल दे देगा एनएफपीए 1 फायर कोड से लेके ये पूरा सीरियल चलता चला जाएगा। जितने भी एनएफपीए की कोड्स हैं ये सारे के सारे आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमने एक एग्जांपल ली थी एनएफपीए 10 की, तो यहाँ पे एनएफपीए 10 स्टैंडर्ड फॉर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स को मैं क्लिक करूँगा तो एक और कोड मेरे सामने खुल जाएगा। इस कोड में मुझसे ये पूछेगा कि आपने फ्री एक्सेस लेना है, तो मैं यहाँ पे फ्री एक्सेस को क्लिक कर दूंगा। यहाँ सामने लिखा है एनएफपी 10 स्टैंडर्ड फॉर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। मैंने सॉरी फ्री एक्सेस को क्लिक कर लिया। जैसे ही मैं फ्री एक्सेस को क्लिक करूंगा ये मुझसे पूछेगा कि आपको कौन सा एडिशन देखना है। अब मैं यहाँ ये छोटे जो दो बटन दिए हुए हैं, मैं बॉटम एरो को क्लिक करूंगा तो ये डिटेल खुल जाएगी। इसमें बहुत सारे एडिशन हैं, कुछ में तो 3-4 ही हैं। अब ये 1978 से 1988 ये पूरे स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, अपडेट्स जब जब आई थी। मैं कहता हूँ मुझे 2018 का चाहिए, 2018 को क्लिक किया, फिर यहाँ पे मैं व्यू को क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे व्यू को क्लिक करूँगा, अब चूंकि मैं लॉगिन हुआ हूँ तो ये डायरेक्टली इसने ओपन कर दिया है, और यहाँ पे मुझे डिस्क्लेमर दे रहा है। ये वही चीज़ है, ये कॉपीराइट की बात कर रहा है, ग्रांट ऑफ लाइसेंस एनएफपी एग्रीमेंट की बात कर रहा है कि आप इस पूरा जो मटेरियल है आप इसको कहना चाहिए प्रिंट आउट नहीं कर सकते, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ही आप इसको एग्री करते हैं इनके एग्रीमेंट को, तो आपके सामने पेज खुल जाएगा। ये एनएफपी 10 है, स्टैंडर्ड फॉर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर 2018 एडिशन है। अब ये नीचे टेबल ऑफ कंटेंट्स को आप क्लिक करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए नोटिस एंड डिस्क्लेमर है। इसके बाद आप नेक्स्ट को क्लिक कर दें तो इम्पोर्टेंट नोटिस एंड डिस्क्लेमर कंसर्न्स एनएफपीए स्टैंडर्ड है। इसमें साथ साथ ये आपको ये भी बताएगा कि एनएफपीए का ये जो स्टैंडर्ड है ये कब कब अपडेट हुआ है। इसके बाद ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का ये ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनएफपीए 10 है। और इसके बाद आप आगे चलते चले जाएं तो ये आपको टेक्निकल कमेटी कौन सी थी ऑन पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें कौन कौन से जो है ना वॉलंटियर्स शामिल हैं इसके अंदर, ये तमाम की डिटेल आपको देगा। इसके बाद ये आपको कंटेंट देगा, जैसे मैंने पहले बताया था चैप्टर 1 एडमिनिस्ट्रेशन है, चैप्टर 2 रेफरेंस पब्लिकेशन है, डेफिनेशंस है, जनरल रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से टोटल 8 टॉपिक्स थे। लास्ट जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्रो टेस्टिंग का था, और इसके बाद एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है जो आपको ये पूरी डिटेल इसके अंदर दे रहा होगा, मजीद एक्सप्लेन कर रहा होगा। आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे तो नेक्स्ट पे जाते ही ये स्टैंडर्ड ओपन हो जाएगा अब आपके लिए। अब आप इसके ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। ये पूरा एक ही पेज पूरा कभी कभार पूरा नज़र आता है आपको, कभी नज़र नहीं आता, तो यहाँ इतना सा डिटेल आपको नज़र आ रहा है। आप नेक्स्ट पे चलते चले जाएंगे तो ये नेक्स्ट आपके सामने खुलता चला जाएगा। रेफरेंस पब्लिकेशन है, इसी तरह से फिर आप आगे जाएंगे, डेफिनेशंस हैं, आगे जाएंगे आप तो फिर यहाँ पे चैप्टर 4 से मैं आपको थोड़ा सा टच करा दूँ। चैप्टर 4 जनरल रिक्वायरमेंट है। तो जनाब इस तरह से आप एक एक पेज को स्क्रॉल करते चले जाएँ और अपनी मालूमात यहाँ से एनहांस करते चले जाएँ। जो जो आपको चीज़ें चाहिए वो यहाँ से दिखते चले जाएँ, और इसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर दिया। आप इस पर बैक पे चले जाएंगे, फिर आपने दोबारा से कोई और स्टैंडर्ड की तरफ जाना है तो आप दोबारा से बैक पे चले जाएँ। लेट्स सपोज कि अब मैं कहता हूँ एनएफपी 30 की हमने बात की थी, एनएफपी 30 के ऊपर हम आ जाते हैं, फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल लिक्विड कोड्स। इसी तरह से दोबारा से पेज ओपन हो गया। मैंने कहा मुझे फ्री एक्सेस चाहिए, इसने मुझसे पूछा कि मैंने फ्री एक्सेस कौन से चाहिए, कौन सा एडिशन चाहिए। मैं इससे कहता हूँ मुझे लेटेस्ट दिखा दें आप, तो फिर मैं व्यू को क्लिक करूँगा, और व्यू को क्लिक करने के बाद ये उसी तरह से दोबारा से मेरे सामने एग्रीमेंट डाल देगा। आई एग्री डिक्लाइन का, अगर मैं डिक्लाइन करूँगा तो ये इसको बंद कर देगा। मैं एग्री कर देता हूँ तो फिर ये इसको आगे लेके चलेगा। सॉरी। तो जनाब इस तरह से ये तमाम के तमाम कोड जो हैं फ्री एक्सेस के ज़रिए आपकी पहुंच तक हैं। तो होप कि अब आप बड़े आसानी से एनएफपी के कोड और स्टैंडर्ड को
फ्री ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं और वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये अब तक की डिटेल थी। सो होप आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सो सी यू फॉर नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।